Subscribe now and press the bell icon. यार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पृथ्वी के परिचय का पार्ट 2 का प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पृथ्वी से रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से हम जानेंगे कि पृथ्वी में क्या है, क्या पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के तत्व, खनिज, लवण वगैरह वगैरह चीज पृथ्वी से रिलेटेड सब जानकारी हम लेंगे आज। देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें दोस्तों पृथ्वी में हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी सतह भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, जो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सिलिकॉन उसके बाद होता है, वो भी नहीं दिया हुआ है। एल्युमिनियम 8.13 ये दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम सही आंसर। अब आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या से भी कुछ समझते हैं। देखिए व्याख्या में आपका सटीक दिया हुआ है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, जो 46.80% होता है। उसके बाद सिलिकॉन तत्व होता है, जो 27.72% पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाया जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम होता है, जो 8.13% होता है। अतः पृथ्वी के भूपर्पटी में एल्युमिनियम की मात्रा प्रचुर होती है, ये अगर तीनों दिया रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन पाया जाता है। अब ये इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि आयरन, उसके बाद क्या है, पृथ्वी से क्या क्या निकलता है। देखिए तो व्याख्या में है कि संपूर्ण पृथ्वी को 3 भागों में क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया गया है। पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। ये तत्व जो है, ये चारों तत्व पृथ्वी के द्रव्यमान के 90% से अधिक भाग का निर्माण करता है। पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आगे व्याख्या समझ में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी में निम्नलिखित में किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? क्वेश्चन है भूपर्पटी में निम्नलिखित में किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है सिलिका, ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या से समझते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, ये रहा व्याख्या। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी में क्रमशः सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के न होने के कारण ही सिलिका तत्व की मात्रा अधिक हो गई, जो ऑप्शन में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी के नीफे में निकेल और फेरस पाया जाता है, किस परत में? ये पृथ्वी के किस परत में निकेल और फेरस तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों क्रोड, पृथ्वी के क्रोड भाग में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। आइए इसकी व्याख्या से और कुछ जानकारी लेते हैं। तो व्याख्या इस प्रकार है कि स्वेस नामक विद्वान के अनुसार नीफे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत होती है। स्वेस ने इसकी व्याख्या की थी। रचना इसकी नीफे की जो रचना होती है निकेल और लोहे से मिलकर हुई है। केंद्रीय भाग या अभ्यंतर, जिसे कोर कहते हैं, पृथ्वी की सतह से कोर 2900 किलोमीटर नीचे से लेकर 6400 किलोमीटर तक इसका विस्तृत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीफे शब्द संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इससे पीछे वाले में समझ चुके हैं कि नीफे क्या है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि नीफे शब्द संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के कोर से। इसकी व्याख्या आइए देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है, इससे समझते हैं। ये रहा व्याख्या है कि नीफे शब्द अंग्रेजी में NIFE से बना है, जिसका अर्थ निकेल और फेरस है। पृथ्वी की परपटी से नीचे पृथ्वी की कोर का संगठन निकेल और फेरस से बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित धातु युग्मों में कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोड किसका बना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो इसमें क्रोड आपको खोजना है किससे बनता है, तो क्रोड दोस्तों निकेल और लोहा का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। व्याख्या भी इसकी देख लीजिए, पूरा विस्तृत दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, देखिए क्रोड जिसे कोर कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक परत है। इसका औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। किसका, कोर का। क्रोड को 3 परतों में विभाजित किया गया है। 3 परतों के नाम है बाह्य क्रोड, मध्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। अब बाह्य क्रोड होता है यह तरल पदार्थ का बना होता है, और मध्य क्रोड यह अर्ध तरल पदार्थ का बना होता है। आंतरिक क्रोड यह ठोस पदार्थ का बना है। आंतरिक क्रोड को नीफे परत भी कहा जाता है। पृथ्वी के जो आंतरिक क्रोड है इसे नीफे भी कहा जाता है, अर्थात इसमें निकेल तथा लोहे की अधिकता पाई जाती है। यह पृथ्वी की एकमात्र परत है जो धात्विक है। तो इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्रोड पृथ्वी की आंतरिक परत है, औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसे 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड, मध्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। इसे आंतरिक क्रोड को नीफे भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अब सियाल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, आइए देखते हैं। ये देखिए, स्वेस के अनुसार, स्वेस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सियाल के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दी है। स्वेस के अनुसार पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से जाना जाता है। यह परत शैलों के नीचे पाई जाने वाली परत है। इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। सियाल की रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम अर्थात Si और Al की अधिक मात्रा पाई जाती है। सियाल में किसकी अधिकता होती है, सिलिका और एल्युमिनियम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर है। तो दोस्तों ये अंतर किसकी वजह से होता है, आइए देखते हैं। तो ये समय का अंतर 5.5 घंटा होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आइए इसके बारे में जानते हैं ये कैसे हो जाता है। ये रहा भारतीय मानक समय जिसे IST कहते हैं तथा ग्रीनविच माध्य समय जिसे GMT के बीच 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यदि ग्रीनविच में 6 बजे हो तो 11 AM कहाँ होंगे। अब ये कैसे होगा देखते हैं। तो यदि ग्रीनविच में 6 AM हो तो 11 AM 75 डिग्री E पर होगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। ये रहा व्याख्या इसकी। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। अतः यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह 6 बजे होंगे तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 11 बजे होंगे, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, उस समय पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 12 बजे होंगे और मंगलवार दिन हो चुका होगा। अब ये कैसे होता है देखते हैं, व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 150 डिग्री पूर्वी देशांतर में कुल 300 डिग्री का अंतर है। अतः समय 20 घंटे बाद का होगा। 4 बजे शाम से 20 घंटे बाद का अगले दिन में 12 बजे दोपहर का समय हो जाता है।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि दो स्थानों के बीच समय में 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है तो देशांतर में अंतर कितना होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 35 डिग्री देशांतर में अंतर होगा यदि 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है तो। अब कैसे होगा व्याख्या देखते हैं। ये रहा, दो स्थानों के बीच यात्रा में प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटे का अंतर होता है। अतः यदि दो स्थानों के मध्य में 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है तो देशांतर 15 दूनी 30 और 5 35 डिग्री का अंतर होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो दोस्तों स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए वो कैसे होता है देखते हैं व्याख्या से। चूंकि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर आता है, यहाँ अंतर 15 डिग्री का है इसलिए 1 घंटे का अंतर होगा। टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आराम से समझिए। अगर कोई नहीं समझे तो कमेंट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि एक स्थान पर 23 सितंबर को सूर्य दिगंश कोटि एजुमुत के साथ 35 डिग्री का कोण बनाता है तो उक्त स्थल का अक्षांश क्या होगा। आइए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 55 डिग्री उत्तर, ऑप्शन नंबर 1 में है। अब ये कैसे हो गया 55 डिग्री उत्तर, व्याख्या समझ लेते हैं। ये रहा व्याख्या। देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को वर्ष में 2 बार सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है अर्थात 90 डिग्री पर रहता है। यदि दिगंश कोटि के साथ 35 डिग्री का कोण बनाता है तो उक्त अक्षांश जो है 90 डिग्री माइनस 35 हो जाएगा जो 55 डिग्री उत्तर होगा, क्योंकि दिगंश कोटि उत्तर में 0 डिग्री से प्रारंभ होकर घड़ी की सुइयों के अनुरूप आगे आगे चलती रहती है। समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन है भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन हो गया आपका देशांतर है, अक्षांश है, उन्तांश है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देशांतर, क्योंकि भूतल के किसी भी बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो प्रधान मध्याह्न के मध्य की कोणिक दूरी को काटती है वही देशांतर कहलाती है। व्याख्या में भी यही दिया है कि भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उस बिंदु का देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ग्रीनविच पर समय मध्याह्न में 12 बजे है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा। तो दोस्तों उस समय 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित समय जो होगा, अगर वो 50 डिग्री पूर्वी पर है और यहाँ 12 बजे है तो वहाँ 3:20 होगा, शाम हो जाएगा। अब कैसे हो जाता है आइए देखते हैं, इसको व्याख्या से समझते हैं। देखिए चूंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर आता है, अतः 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह समय 50 गुना 4 मिनट बराबर 200 मिनट हो गया, अर्थात 3 घंटे 20 मिनट का समय होगा। चूंकि प्रश्न में 50 डिग्री पूर्व देशांतर दिया गया है इसलिए समय शाम का 3:20 होगा। 12 के बाद 1 2 3 हो गया, जुट गया, एड होके 3:20। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है। तो दोस्तों ग्रीनविच जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं, वह यूके में स्थित है ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में सुबह के 11 बज रहे हो
तो लंदन जो ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? यदि भारत में सुबह के 11 बजे हैं तो लंदन में कितना टाइम होगा? तो लंदन में उस समय दोस्तों 5:30 बजे सुबह होगा। यह कैसे हो जाता है, आइए देखते हैं व्याख्या से। ये रहा, भारत का स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। यह ग्रीनविच माध्य समय जो शून्य देशांतर पर स्थित लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी से लिया जाता है 82.5 डिग्री पूर्व में है और उससे 5.5 घंटे पूर्व का अंतर रखता है। अतः यदि भारत में 11 बजे हैं तो लंदन में उस समय 5:30 बजे सुबह होगा। दो स्थानों के मध्य समय को प्रभावित करता है। क्वेश्चन है, दो स्थानों के मध्य समय को प्रभावित करता है। इसमें ऑप्शन हो गया अक्षांश प्रभावित करता है कि देशांतर। तो दो स्थानों के मध्य समय को दोस्तों देशांतर प्रभावित करता है। अब कैसे देखते हैं इसके। विभिन्न स्थानों के समय का निर्धारण केवल देशांतर रेखा से होता है। अक्षांश और विषुवत रेखाएं समय के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। तो ऑप्शन हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, देशांतरों का अनुसरण करके व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। व्याख्या भी देख लेते हैं इसका। व्याख्या है, यदि सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करना हो तो देशांतरों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती है और बृहद वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो स्थानों की दूरी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो दोस्तों दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होगा जो ऑप्शन बी में है। ये देखिए, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों का स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होगा। कृपया इन्हें देखें। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि किसने कहा कि पहली बार पृथ्वी गोल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने कहा था सर्वप्रथम कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर हो गया, नन ऑफ दीज में गया। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। जो यहाँ लगभग पूछ रहा है तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 12,750 किलोमीटर लगभग में है। शुद्ध आंसर इसका हो गया 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से लगभग में 44 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर, अंतर लगभग 44 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग घेरा हुआ है और 30% पर लगभग स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी की आयु, इन 4 ऑप्शनों में किसके द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अब देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ में यूरेनियम, थोरियम, ये दोनों पृथ्वी की आयु के गणना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है, इन दोनों के गणना द्वारा। अब इसमें आता है पृथ्वी की आयु अन्य विधि से भी ज्ञात की जाती है, जैसे चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर भी पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अपर्दन के आधार पर भी ज्ञात हो सकती है। तीसरा है तलछट के अभाव या जमाव के आधार पर भी पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। चौथा होगा सागरीय लवणता के आधार पर भी पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। ये सभी जो है यूरेनियम काल निर्धारण में आता है, इसलिए मोस्ट आंसर हो गया यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर काल्पनिक घूमती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन एवं कक्षा में परिक्रमण दोनों ही घड़ियों की सुइयों के विपरीत होता है, अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम दोस्तों भूमध्य रेखा के साथ होती है। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी की घूर्णन गति विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा होता है के सहारे उच्चतम होती है। विषुवत रेखा पृथ्वी के 5 प्रमुख अक्षांशों में से एक है। इसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है, जो अन्य प्रमुख अक्षांशों में सबसे अधिक है। अतः भूमध्य रेखा इसे बृहद वृत्त भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने कक्षा में किस तरफ गति करती है, तो घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो इसका सही आंसर हो गया पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों गति करती है, इसलिए हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, जबकि सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश दोस्तों 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोनों गोलार्ध उत्तरी एवं दक्षिणी में 180 डिग्री होता है यह, और दक्षिणी ध्रुव में देशांतर जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पृथ्वी ब्रैकेट ग्लोब का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा। क्वेश्चन है पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पृथ्वी का अक्ष जो है 23.5 डिग्री उत्तर झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी है। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का अक्ष अवनत नहीं होता तो क्या होता। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों मैं पढ़ दे रहा हूं। पहला है ऋतु नहीं बदलते, दूसरा में ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता, तीसरा है दिन व रात नहीं होते,
चौथा ऑप्शन है ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। तो 2 और 4 में देखिए क्या है दिया है कि ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता, और 4 में दिया हुआ है ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सितंबर को डैश मनाया जाता है। तो दोस्तों 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब शरद विषुव, बसंत विषुव, ग्रीष्म विषुव ये सभी कब मनाते हैं देखिए। उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर के पास का समय शरद विषुव कहलाता है। इस समय दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात बराबर होते हैं। जैसे वसंत विषुव का समय 21 मार्च को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और ग्रीष्म अयनांत 22 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 23 को सूर्य के डैश के ऊपर होता है। इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। क्वेश्चन कह रहा है 23 सितंबर को सूर्य किसके ऊपर होगा। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा के ऊपर 23 दिसंबर को सूर्य रहता है। अब देखिए 22 दिसंबर को सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही मकर रेखा कहते हैं पर चमकता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 23 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर हटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है। पहला ऑप्शन है पौधे तथा प्राणियों की, दूसरा ऑप्शन है भूगर्भ का अंदरूनी भाग, सी नंबर ऑप्शन है भूपर्पटी की ऊपरी सतह। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूपर्पटी की ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जो होती है ऊपरी सतह, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है दोस्तों, वही स्थल मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला जियोडेसी, दूसरा है जियोलॉजी, सी है प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑप्शन नंबर डी में है सिस्मोलॉजी। तो पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है। तो दोस्तों कोयला कार्बनिक चट्टान का एक उदाहरण है। कोयला कार्बनिक चट्टान का उदाहरण है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो एक प्रकार के अवसादी शैलों के अंतर्गत आता है। ग्रेनाइट जो है दोस्तों वो आग्नेय शैल है। स्लेट और संगमरमर रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। कोयला क्या हुआ कार्बनिक है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, स्लेट और संगमरमर रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों। क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है, जिसे शैल मूल भी कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को मैग्मा कहते हैं।
कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार होने पर यह पृथ्वी की सतह पर आ जाता है दोस्तों, जिसे लावा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों अवसादी चट्टान, जिसे तलछटी चट्टान का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ग्रेनाइट जो है दोस्तों, वह ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय है, इसमें ऑप्शन में देख लीजिए। नीस रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 तलछटी चट्टान हो गया। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत तलछटी चट्टान। यह क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टान है। तो दोस्तों ग्रेफाइट एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि यह कोयले में परिवर्तित होने से बनती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। जय माता।